Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 17th December 2023 and like every day मैं हूं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ. These topics are important as per the syllabus prescribed by UPSC and state PCS. But if you are preparing for any examination और वहां पर current affairs mention है उसके syllabus में, then you can go with this session. I'm quite sure that you would be benefited a lot. So let's begin the first topic of today. This is Barracuda pot. Actually, barracuda is a name of swift long fish. The barracuda is the species name of a fish. But this is the first solar electric boat of India. First solar electric boat of India which runs on electric power, and this boat has been named barracuda. ओके. और ये बोट कहाँ चला है? तो ये चला है एक्चुअली केरल में नवगाथी पनावल्ली यार्ड इन अलप्पुझा. यहाँ पर ये बोट को चलाया गया है. So if you are asked in an exam, if you are asked that what is the India's fastest solar electric boat name, the name is Barracuda boat. ये 12 पैसेंजर्स अपने साथ कैरी कर सकता है एंड ए कार्गो. स्पीड इसका होता है 12.5 नॉट्स. याद रखना हमेशा 12.5 नॉट्स, दैट इज 23 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये चल सकता है. हैज अ रेंज ऑफ 7 आवर्स ऑन अ सिंगल चार्ज. एक बार चार्ज हो जाए ठीक से तो ये 7 आवर्स तक चल सकता है. ट्विन 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर्स है इसमें लगा हुआ. और एल एफ पी मरीन ग्रेड एल एफ पी बैटरी है. 6 किलोवाट सोलर पावर है. ये एक कटिंग एज वेसल है ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स एंड नेवाइट. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है बैराकुडा से रिलेटेड. और इंडिया का ये फर्स्ट फास्ट इलेक्ट्रिक बोट है. दैट्स व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन. ओके. ऑस्ट्रोपैलिन हेलेनियाची ये एक सी स्पाइडर का स्पीसीज है जिसे कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा. सो अगेन रिमेंबर, दिस इज द नेम ऑफ अ सी स्पाइडर. आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम ऑस्ट्रोपैलिन हेलेनियाची. इसे डिस्कवर किया गया है रॉस सी में. रॉस सी जो एंटार्क्टिक ओशियन का एक पार्ट है, रॉस सी. और रॉस सी के सरफेस के बिलो करीब 570 मीटर्स बिलो इसे डिस्कवर किया गया है. और बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, जिस कारण से ये एक बहुत ही डिफरेंट स्पेसीज नजर आता है. कहा जाता है कि ये कहीं कहीं डिस्टेंट रिलेटिव है हॉर्स शो क्रैब्स का. अकॉर्डिंग टू इट्स नेचुरल फीचर्स, इसके बॉडी स्ट्रक्चर या इसका जो भी स्ट्रक्चर है उसके कारण इसे हॉर्स शो क्रैब्स का डिस्टेंट रिलेटिव समझा जाता है एंड आर्किनेट्स का. द सी स्पाइडर ऑल्सो हैज अ पिक्यूलियर वे ऑफ ईटिंग. इसका जो खाने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है. इन विच इट डज नॉट यूज इट्स माउथ. अपने माउथ का यूज नहीं करता है खाने में, बट अ स्ट्रॉ लाइक प्रोबोसिस टू कंज्यूम फूड. तो इसके पास स्ट्रॉ लाइक कुछ प्रोबोसिस है, उसके द्वारा ये कंज्यूम करता है अपने फूड को. और इसके पास इट हैज 4 नियर ब्लैक आईज. इसके पास बिल्कुल ब्लैक तो नहीं है लेकिन नियर ब्लैक 4 आंखें हैं. लार्ज बल्बोज क्लाउज. Another bizarre function found in the species was its way of respiration. नॉर्मली जो प्लेनेट पर जितने भी क्रिएचर हैं उसका जो सांस लेने का तरीका होता है वो होता है उसके नोज से वो सांस लेता है, या फिर वो अपने गलफड़े से सांस लेता है. अगर लंग्स है तो नोज से, या फिर गिल्स है तो गलफड़े से. लेकिन ये जो स्पीसीज है ये यूनिक है, या कह लो कि बिजार है. इसका जो सांस लेने का रास्ता है वो लेग्स के थ्रू है. ऐसा हम लोग गेस कर सकते हैं कि इसका जो लेग्स है वहीं पर इसका वेंट पाइप खुलता है और वहां से ये सांस अपने अंदर खींचता है. तो इस तरह से ये स्पीसीज जिंदा रहता है. इन एडिशन द न्यू स्पीसीज हैज लार्ज क्लाउज. इसके बहुत बड़े बड़े क्लाउज होते हैं, एकदम बॉक्सिंग ग्लव्स की तरह दिखते हैं. और हम लोग अनुमान ये लगाते हैं कि लाइकली टू ग्रैब होल्ड ऑफ सॉफ्ट फूड्स लाइक एनेमोन्स एंड वॉर्म्स. तो उन्हें पकड़ने के लिए एक गद्देदार क्लाउज की जरूरत है और वो इनके पास नेचुरली है. की पॉइंट्स अबाउट रॉस सी. तो अब रॉस सी के बारे में थोड़ा सा कुछ देखना है तो चलो मैप पे दिखाता हूँ. ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से जब हम साउथ में जाते हैं तो ये अंटार्कटिका है. और कुछ इस पॉइंट पर आपका रॉस सी यहाँ है सिचुएटेड. तो रॉस सी का लोकेशन इस जगह है. अब और कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं. इट इज ए जैंट बे जस्ट 320 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथ पोल.
A large portion of the sea is covered by the Ross Sea shelf. Okay, the largest ice shelf in Antarctica. अंटार्कटिका का सबसे बड़ा आइस शेल्फ यही रॉस सी के ऊपर ढका हुआ है. द सी इज remote and positioned south and slightly east of New Zealand. It is the first protected areas in Antarctica and home to most of the world's penguins and many species of whale. It is strongly influenced by the coastal east wind drift that sets up vast clockwise gyre. Okay, it is one of the last intact marine ecosystems in the world. तो इतनी सारी बातें हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रॉस सी, क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम मरीन इंटैक्ट मरीन इकोसिस्टम है यहाँ पर. वेल्स और पेंगुइन्स का घर है यहाँ. ओके, तो और अगर क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो वास्ट क्लॉकवाइज गायरे भी यहाँ पर सेट होता है, एक ईस्ट विंड ड्रिफ्ट भी यहाँ पर चलता है कोस्टल. So these are all points related to Ross Sea, and earlier we have seen the species Australopelin heleniaci. So this was the important topic. फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। रिसेंटली डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल ट्रायल किया है अपने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का कर्नाटका के चित्रदुर्ग में। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो देखो, मैं आपको सीधे लिए चलता हूं गूगल पर मैंने टाइप किया है फ्लाइंग विंग वर्सेस रडर। अब रडर क्या होता है, तो देखो, ये एक ट्रेडिशनल फ्लाइट है, ट्रेडिशनल प्लेन है। मैं आपको दिखा दिया देता हूँ, ये एक ट्रेडिशनल प्लेन है। और उस ट्रेडिशनल प्लेन में अगर आप ठीक से देखें, थोड़ा बड़ा पिक्चर अगर मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। ओके, ये सारे प्लेन ट्रेडिशनल हैं जिसके पिक्चर मैं अभी तक आपको दिखा रहा हूँ इधर साइड में। ये सारा पिक्चर ट्रेडिशनल प्लेन का है। ओके, ये एक ट्रेडिशनल प्लेन का, यानी कि जो पैसेंजर प्लेन होता है या कार्गो प्लेन होता है उसका टेल है। टेल मीन्स पूंछ है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें रडर होते हैं, वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है, एलिवेटर्स होते हैं पीछे ये दोनों, और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर भी होते हैं लगे हुए। ये सारे ऑपरेबल होते हैं, पायलट इन्हें ऑपरेट करता है और इन्हीं को ऑपरेट करके वो एरोप्लेन को स्टेबलाइज करता है, टेक ऑफ करता है, लैंड करता है। ये सारे फंक्शंस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एट द सेम टाइम मैं फ्लाइंग विंग्स को दिखाता हूँ। फ्लाइंग विंग एरोप्लेन, ये तो रडर एरोप्लेन है, ये तो रडर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। फ्लाइंग विंग जो होंगे उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, स्प्लिट रडर भी होंगे, एलिवेटर भी होगा, ओके, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होगा, वर्टिकल स्टेबलाइजर होगा, लेकिन वो सब कुछ विंग्स में होंगे। इसमें टेल नहीं होता है, टेललेस होता है ये, और इसी को कहा जाता है फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। दुनिया के बहुत कम देश के पास ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है, और उसमें से इंडिया भी अब एक हो चुका है। तो ये जो प्लेन है ये अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट है। स्टेट ऑफ द आर्ट इस सेंस में कि पहली बात तो ये कि ये एक फ्लाइंग विंग मशीन बन चुका है, फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी से लैस है ये। इससे क्या होगा, तो इसे जो एयर का ड्रैग है वो बहुत कम झेलना पड़ेगा, इसकी स्पीड बहुत अधिक होगी। उसके अलावा इसमें एक स्टील्थ क्वालिटी आ जाती है, स्टील्थ कैपेबिलिटी आ जाती है। दैट मीन्स इसे रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये दुश्मन देश में जाएगा और वहाँ जो भी हमला करना है, जो भी इसे इंस्ट्रक्शन मिला हुआ होगा, ये वहाँ पर अपना करके वापस से अपने कंट्री में आ जाएगा, और इसे वहाँ का रडार डिटेक्ट कर पाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ओके, इसका ज्योमेट्री या इसका शेप ही अब इस तरह का हो चुका है। इसकी स्पीड सब कुछ अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट है, यानी कि बहुत ही यूनिक है अपने आप में, और बहुत कम देशों के पास इतना कुछ है। उससे भी बड़ी बात कि ये ऑटोमेटिक है। इसने खुद से टेक ऑफ किया, हवा में कुछ देर रहा, ट्रायल लेने के बाद फिर से ज़मीन पर लैंड किया, और लैंड करते समय इसने किसी से भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिया है। बिना इंस्ट्रक्शन के इसने सब कुछ डिटेक्ट किया, रनवे को डिटेक्ट किया, और उस पर बहुत ही अच्छे से ये लैंड हुआ, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ। और नो डाउट यहाँ पर एआई का बहुत ही गजब का इस्तेमाल हुआ है इस प्लेन में। तो ये सब कुछ डीआरडीओ ने करके दिखाया। तो फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इट इज़ एन इंडिजिनस, सबसे बड़ी बात देखो दोस्तों, इंडिजिनस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी है ये। पायलट नहीं बैठता है इसमें,
ऑटोमेटिक इसने सब कुछ किया है। इट इज़ डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। द मेडन फ्लाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट was demonstrated in July 2022. The flight tests led to achievement in development of robust aerodynamic and control system. तो भारत ने रोबस्ट एरोडायनामिक और कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर लिया है, ये फ्लाइट टेस्ट प्रूव करता है। System team has optimized the avionics system integration and flight operations towards the successful seventh flight in final configuration. और एयरक्राफ्ट जो है ये प्रोटोटाइप है, यानी कि आने वाले टाइम में इसमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह इंस्टॉल किए जाएंगे। और विद अ कम्प्लेक्स एरोहेड विंग प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड विथ लाइट वेट कार्बन प्रेप्रिग कंपोजिट मटेरियल। तो याद रखना, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो लाइट वेट कार्बन प्रेप्रेग कंपोजिट मटेरियल है, विच इज़ डेवलप्ड इंडिजिनसली। देखो इसमें मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मटेरियल हवा के ड्रैग से उसमें आग ना पकड़े, किसी तरह का कोई चार्ज डेवलप ना हो, ठीक है, उतना स्पीड में ये अपने आप को मेंटेन रख सके। तो ये सारी क्वालिटी जिस मटेरियल में होता है उसी से ये बन सकता है। तो उसके लिए कार्बन प्रेप्रेग कंपोजिट मटेरियल जो कि इंडिजिनसली तैयार किया गया, उसी से इस प्लेन को बनाया गया है। द ऑटोनोमस लैंडिंग ऑफ दिस हाई स्पीड UAV विदाउट द नीड फॉर ग्राउंड रडार्स इंफ्रास्ट्रक्चर पायलट शोकेस्ड अ यूनिक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन। ये भारत के बहुत ही एक अद्भुत कैपेबिलिटी को दिखाता है, अलाउइंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्रॉम एनी रनवे विथ सर्वेड कोऑर्डिनेट्स। ये प्लेन खुद से किया है, ये UAV ने खुद से किया है। तो ये अपने आप में इंडिया के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। सो वी आर ग्रेटफुल दैट आवर साइंटिस्ट्स आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। इंडियन आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉयज 4 टारगेट्स साइमल्टेनियसली। हुआ कुछ ऐसा था, ये DRDO का एक डिमॉन्स्ट्रेशन था, वीडियो भी जारी किया है DRDO ने। मैं दिखा सकता था बट चलो यहाँ देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये इंडिया का टेरिटोरी है और इस तरफ सी है, और यहाँ पर लगा हुआ है आकाश डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। और इस तरफ से दुश्मन देशों ने 4 मिसाइल दागे, इंडिया के किसी आइलैंड से 4 मिसाइल को दागा गया था। तो ऐसा दिखा गया, डेमोन्स्ट्रेशन में ऐसा दिखाया गया है और ऐसा रियल में हुआ भी, कि इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने जैसे ही ये डिटेक्ट किया कि 4 मिसाइल आ रहे हैं, और ये मात्र 30 किलोमीटर के रेंज में ऐसा डिटेक्ट किया है इसने। ये भी अपने आप में एक यूनिक बात है कि 30 किलोमीटर में इसने ऐसा करके दिखाया कि जो भी मिसाइल आ रहे थे, फिर ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है इसने ऑटोमेटिक यहाँ से 4 मिसाइल दागे। ये ऑटोमेटिक आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने किया है। जस्ट लाइक इजराइल में जिस तरह से आयरन डोम करता है, उससे भी समझ लो कि कुछ ज़्यादा ही लेवल का, प्रो लेवल का यहाँ पर काम हुआ था, उससे भी प्रो लेवल का। तो यहाँ से जितने भी आ रहे थे मिसाइल, ये तो दुश्मन के थे, इधर से इस तरफ से भारत की तरफ से ऑटोमेटिक आकाश ने 4 मिसाइल दागे, और चारों मिसाइल ने जाकर उन आ रहे चारों मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया, और इस तरह से इंडिया की तरफ कोई भी मिसाइल नहीं आ पाया। दिस वॉज द रियल डिमॉन्स्ट्रेशन जो DRDO ने करके दिखाया। दिस वॉज द व्हीकल कैरिंग द आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एंड 30 किलोमीटर के रेंज में ऐसा करने वाला इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री। इसराइल का आयरन डोम भी कभी कभी फेल हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा लॉन्ग रेंज चाहिए, ज़्यादा पहले मतलब अधिक दूरी का पता चलेगा तो ही वो वैसा कर पाएगा। और साइमल्टेनियसली 4 टारगेट्स को ख़त्म कर देना एक सिस्टम के द्वारा, वो भी अपने आप में एक थोड़ा सा यूनिक एक स्पेसिफिकेशन हो जाता है इंडिया के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का। सो अब तक जो हम दूसरे किसी से थार्ड के लिए बहस कर रहे थे, रशिया से S-400 की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो रहे थे कि वो देगा कि नहीं देगा। सो वी हैव आवर ओन इंडिजिनस आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। सो परहैप्स देयर इज ए काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को ये टेक्नोलॉजी एक अच्छे खासे दाम पर बेच भी रहे हों, और हमारा इंडिया का जो अपना प्रॉफिट है वो हो रहा हो, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी सुधर रहा हो इसी बहाने। सो थैंक्स टू DRDO, थैंक्स टू द साइंटिस्ट्स ऑफ DRDO, थैंक्स टू APJ Abdul Kalam, who paved such a great milestone so that DRDO is prospering today in such a great manner.
तो इंडियन आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉयज 4 टारगेट सिमिल्टेनियसली, और ये दिसंबर 12 को ये सब हुआ था। और अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज इसका नाम था, इंडियन एयरफोर्स ने इसे कंडक्ट किया था। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ इंगेजिंग 4 टारगेट साइमल्टेनियसली एट अराउंड 30 किलोमीटर रेंजेज बाय कमांड गाइडेंस यूजिंग ए सिंगल फायरिंग यूनिट। तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री बन चुका है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर इसरो एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर DRDO। International Institute for the Unification of Private Law. Okay, International Institute for the Unification of Private Law, abbreviation UNIDROIT. UNIDROIT. Recently, India's Uma Shekhar was elected to the governing council of the Rome-based International Institute for the Unification of Private Law within the first round of the elections held in Rome. It is an independent intergovernmental organization set up in 1926, 1924, 1940, members 65 states, 5 variety of differently. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। देखो, ये संस्था का नाम जो भी हो, लेकिन इसका एब्रीविएशन है यूनिड्रॉइट। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, यूनिड्रॉइट इज द एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। कैसे, क्या, क्यों, वो जाने दो, हमें जानना है कि ये यूनिड्रॉइट आखिर है क्या, और ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो उमा शेखर जी हैं, he has been elected to the governing council of the Rome-based International UNIDROIT within the first round of the election held in Rome। तो रोम में इसका इलेक्शन हुआ था, बिकॉज रोम जो है वहीं इसका हेडक्वार्टर भी है यूनिड्रॉइट का। और यूनिड्रॉइट अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी हो जाता है, बिकॉज यहाँ क्या होते हैं कि यहाँ पर 65 मेंबर कंट्रीज़ हैं, आर ड्राउन फ्रॉम द 5 कंट्रीज़। International Institute for the Unification of the Private Law, abbreviated as UNIDROIT। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसका एब्रीविएशन यूनिड्रॉइट है, लेकिन इसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। वाई इज इन न्यूज़? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो उमा शेखर हैं, ही हैज़ बीन इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रोम बेस्ड इंटरनेशनल यूनिड्रॉइट विद इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द इलेक्शंस हेल्ड इन रोम। रोम में ही इस यूनिड्रॉइट का हेडक्वार्टर है। और इसकी मेंबरशिप की बात करें तो 65 कंट्रीज इसके मेंबर हैं फ्रॉम द 5 कॉन्टिनेंट्स। तो पांचों कॉन्टिनेंट, पांचों महादेश से इसके मेंबर्स हैं, और टोटल मेंबर्स 65 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट बॉडी हो जाता है। और उसके जो गवर्निंग काउंसिल के हेड हैं, उसके रूप में इंडिया के उमा शेखर जी चुने गए हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1926। एक ऑक्सिलियरी ऑर्गन था ये लीग ऑफ नेशंस का। बाद में लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाता है, तो फिर 1940 में ये एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के फॉर्म में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है यूनिड्रॉइट स्टैट्यूट की तरह।
मेंबर्स की बात करें तो 65 मेंबर कंट्रीज हैं, 5 कॉन्टिनेंट से, रिप्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट लीगल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। इसका काम क्या है? इसका काम है डिफरेंट कंट्रीज़ के लीगल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अ, उनको स्टडी करना और उनको हार्मोनाइज करना और उनको लेकर के अलग अलग कंट्री को अलग अलग रिकमेंडेशन देना। ठीक है, ये इनका काम है। इनके द्वारा एक सेट बनाया जाता है, कुछ इसमें एजेंडा होते हैं, कुछ इसमें कैनन्स डाले जाते हैं कानून के, और ये अपना एक सेट बना करके रखते हैं। अगर कोई भी एक कंपनी सपोज एक्स कंट्री का कुछ ट्रेडर्स वाई कंट्री में ट्रेड करने जाते हैं, तो इन ट्रेडर्स को वाई कंट्री में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वाई कंट्री का जो जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो एक्स कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो ऐसा ट्रेडर क्या करें कि एक्स कंट्री में भी उनका काम वैलिड हो और वाई कंट्री में भी उनका काम वैलिड हो। तो उसके लिए जो कैनन्स का एक सेट है वो ये बना कर रखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। अब आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में करीब 200 कंट्रीज़ हैं, और एक कंट्री दूसरे कंट्री के पास अगर जाए तो ऐसा परमुटेशन कम्बिनेशन में तो ऐसे हज़ारों सेट बन सकते हैं। तो उन सब का इस तरह से कैनन रेडी करके रखना ताकि ट्रेडर्स को दिक्कत ना हो। कोई भी और एंटिटी को अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत ही स्मूथली काम करने में मज़ा आए, तो ये सारा काम करके देना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ का काम है। हार्मोनाइज करना अलग अलग कंट्रीज के कानूनों को, और एक आर्बिट्रेशन की तरह काम करते हैं ये लोग, दो कंट्रीज के बीच में कंपनीज या फिर अलग अलग एंटिटीज के लिए। इनका जो स्ट्रक्चर है ये 3 टायर्ड स्ट्रक्चर है, सेक्रेटेरिएट, गवर्निंग काउंसिल एंड जनरल असेंबली। सेक्रेटेरिएट में जो काम होता है वहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं उसके अंडर में पूरा ऑफिस होता है, और सेक्रेटेरिएट का काम जो देखते हैं वो गवर्निंग काउंसिल सेक्रेटेरिएट का काम देखता है, और जो फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है जनरल असेंबली। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है 1950 से ही। सो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूरा का पूरा टॉपिक, बिकॉज इंडिया के उमा शेखर जो हैं वो यूनिट राइट के गवर्निंग काउंसिल में इलेक्ट हुए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिसेंटली ए टाइगर वाज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन। मैप पर ये डालते ही आपको बहुत ही जल्दी एक जो माइंड कैच करता होगा बेटर होगा उसमें, इसलिए मैप में देना नहीं भूलता। तो ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, लोकेटेड है बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्मोड़ा, कुमाऊं रीजन में ये लोकेटेड है। इट वॉज वंस द समर कैपिटल ऑफ द चांद डायनेस्टी विच रूल्ड कुमाऊं फ्रॉम 11th टू द 18th सेंचुरी एडी। तो करीब 700 से 800 वर्षों तक ये चांद डायनेस्टी का कैपिटल रहा है, समर कैपिटल रहा है। द सेंचुरी इज नेम्ड आफ्टर बिंदेश्वर महादेव टेम्पल, एन एंशियंट हिंदू रॉक टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, सिचुएटेड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेंचुरी। इसके अलावा और इसके बारे में जानना है तो 45.59 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये घेरे हुए है। सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 2500 मीटर, बहुत ही ज़्यादा हाइट है, और यहाँ पर टाइगर स्पॉट होना अपने आप में बहुत अच्छी खबर है टाइगर के हिसाब से, टाइगर के नंबर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से। इट ऑफर्स ब्रेथ टेकिंग पैनोरेमिक व्यूज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयन पीक्स लाइक चौखंबा, नंदा देवी, नंदा कोट, पंचचूली एंड केदारनाथ। तो ये सारे जितने भी नाम यहाँ दिए गए हैं ये सब टॉप्स यहाँ से दिख जाते हैं, तो पैनोरामिक व्यूज़ यहाँ से मिल पाता है। फ्लोरा की बात करें तो इट इज़ डोमिनेटेड बाय रोडेंड्रन्स एंड ओक्स एट हायर एल्टीट्यूड्स एंड पाइन्स एट लोअर एल्टीट्यूड्स। 25 टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, 24 वेराइटीज़ ऑफ बुशेस हैं, 7 काइंड्स ऑफ ग्रास है। फौना की बात करें अगर तो होम टू वाइल्ड बोर, डियर, मंकी, ब्लैक बियर, porcupine, mountain goat, red fox, jackal, pine marten, leopards, and 200 species of birds and more. BirdLife International has also declared this reserve as an important bird area IBA. एक्सट्रीमली रेयर स्पेसीज जो बर्ड्स के होते हैं लाइक फोर्क टेल एंड ब्लैक बर्ड, वो भी यहाँ पर स्पॉट होते हैं अक्सर। दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। स्टूडेंट्स, रिसेंटली एक इंटरनेशनल टीम्स ऑफ रिसर्चर ने जो भी पेशेंट थे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के, एफटीडी के जो भी पेशेंट थे, उनके ब्रेन में एक खास तरह के प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है TAF15। TAF15 नाम का एक खास प्रोटीन उन्होंने फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के पीड़ित मरीजों के ब्रेन में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो याद रखेंगे हम कि TAF टाइप प्रोटीन कहाँ पाया गया है, तो एफटीडी के मरीजों के ब्रेन में पाया गया है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है। एफटीडी यानी कि फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया क्या है, तो अनकॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स विद बिहेवियर एंड लैंग्वेज। जिसे भी ये बीमारी हो जाती है उसके बिहेवियर और लैंग्वेज में बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। डिमेंशिया इज द नेम फॉर प्रॉब्लम्स विद मेंटल एबिलिटीज caused by gradual changes and damage to the brain. FTD affects the front and the sides of the brain, the frontal and temporal lobes. Dementia mostly affects people over 65। जो 65 से ऊपर के लोग होते हैं उन्हें यह बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बट FTD टेंड्स टू start at a younger age. Most cases are diagnosed in people aged 45 to 65, although they can also affect younger or older people. तो जनरली कहा जाता है कि 45 से 65 के एज के लोगों में डिमेंशिया की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कभी कभार जो छोटे एज के होते हैं उन्हें भी ऐसा प्रॉब्लम होने हो जाता है। ये ब्रेन के साइड के या फ्रंट के लॉब्स को ही बिगाड़ देता है। देखो, एक जो हेल्दी ब्रेन है, नॉर्मल ब्रेन है, वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, और जो डिमेंशिया वाला ब्रेन होता है ना, वो कुछ इस तरह का हो जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या होता है। एफटीडी का कारण क्या है तो नहीं पता है किसी को। रिसर्चर्स हैव लिंक्ड सर्टेन टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ एफटीडी टू म्यूटेशंस इन सेवरल जीन्स। तो एफटीडी तो नहीं, लेकिन एफटीडी का कुछ सब टाइप्स के बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ये कुछ जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण ऐसा हो जाता है। सम पीपल विथ एफटीडी हैव टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पिक बॉडीज in their brain cells. Pig bodies contain an abnormal amount or type of protein. सिम्टम्स क्या हैं, तो पर्सनालिटी एंड बिहेवियर चेंजेस, लैंग्वेज प्रॉब्लम आने लगती है, प्रॉब्लम विद मेंटल एबिलिटीज, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मे ऑल्सो भी फिजिकल प्रॉब्लम सच एज स्लो और स्टिफ मूवमेंट, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, मूवमेंट ठीक से नहीं होगा, हाथ धीरे धीरे उठेगा। लॉस ऑफ ब्लैडर और बोवेल कंट्रोल, तो ब्लैडर और बोवेल कंट्रोल भी कभी कभी होते हैं ना, जिसका ब्रेन थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो स्टूल को या फिर यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कहीं भी वो कर देते हैं अपने पैंट में ही, तो हो जाता है क्योंकि डिमेंशिया का ये प्रॉब्लम है। ओके, ट्रीटमेंट क्या है? देर इज करंटली नो क्योर फॉर एफटीडी। एफटीडी के लिए प्रेजेंट में कोई क्योर नहीं है, बट देयर आर सम ट्रीटमेंट्स दैट कैन हेल्प कंट्रोल सम ऑफ द सिम्टम्स। कुछ सिम्टम को कंट्रोल कर पाएँ उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, तो वो ट्रीटमेंट है, अभी हो रहा है। लेकिन ये जो TAF15 प्रेजेंट प्रोटीन को ढूंढा गया है ऐसे पेशेंट के ब्रेन में, शायद इसके बाद इसके ट्रीटमेंट में कोई नए रे ऑफ होप बाद में हमें देखने को मिले। सो वी आर जस्ट वेटिंग कि ऐसे मरीजों को कुछ राहत मिले। ओके, MH60 रोमियो हेलीकॉप्टर। तो रोमियो हेलीकॉप्टर ये नाम बड़ा ही विवादित रहा था कुछ वर्ष पहले। MH60 रोमियो हेलीकॉप्टर, रिसेंट ईयर्स में ये नाम रोमियो बहुत ही विवादित रहा था क्योंकि यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बने हुए थे। खैर उसे जाने दो, ये वो रोमियो वर्ड नहीं है, यहाँ रोमियो वर्ड से कुछ और मीनिंग है। इंडियन नेवी रिसेंटली रिसीव्ड द 6th MH60R रोमियो हेलीकॉप्टर फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन। तो लॉकहीड मार्टिन मैन्युफैक्चरर है इस हेलीकॉप्टर का, जो कि अपने आप में बहुत ही तगड़ा हेलीकॉप्टर है इंडियन नेवी के लिए। वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर इसे माना जाता है एंड द नेवीज प्राइमरी एंटी सबमरीन एंड सरफेस वारफेयर हेलीकॉप्टर भी इसे कहा जाता है। स्पेशली डिजाइंड फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड और मैरीटाइम ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस डिफेंस मेजर लॉकहीड मार्टिन। इट इज एन ऑल वेदर हेलीकॉप्टर डिजाइंड विद स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स एंड सेंसर्स। सो हेलीकॉप्टर इज इक्विप्ड फॉर अ रेंज ऑफ मिशंस। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस और कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो सच में ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड मेरीटाइम हेलीकॉप्टर है।
बिकॉज ये एंटी सबमरीन वारफेयर मिशन में भी काम बहुत अच्छा करता है, एंटी सरफेस वारफेयर मिशन में भी ये परफेक्ट है। सर्च एंड रेस्क्यू हो, चाहे सर्विलांस हो, कम्युनिकेशन रिले हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, सब में ये परफेक्ट काम करता है। दैट्स वाई इंडियन नेवी में इसकी डिमांड बहुत पहले से की थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में ये डील किया था। करीब 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था यूएसए को, यूएसए की लॉकहीड मार्टिन कंपनी को, और ये डील 14,000 करोड़ की हुई थी। 2022 से डिलीवरी होना शुरू हुआ है और 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स 2022 से लेकर के 25 तक में टोटल 24 रोमियो हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी के पास होंगे। सो वी आर होपिंग कि इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ और अच्छी हो जाएगी। विजय दिवस, फॉर इंडिया इट इज विजय दिवस एंड फॉर बांग्लादेश इट इज बिजोय दिवस। दिस इज अ day of celebration, that is 16th December. December 16th is celebrated in both in India and Bangladesh. In India it is called Vijay Divas and in Bangladesh it is celebrated as Bijoy Divas. तो ये दिन बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि ये 1971 वार का जो विक्ट्री डे है उसे हम दिसंबर 16 के रूप में जानते हैं। Leaders across the political lines paid tribute to the soldiers who fought in the 1971 war on the occasion of 52nd विजय दिवस recently. तो 1971 के एक 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान ने सरेंडर पेपर पर साइन किया था। दैट्स वाई हम लोग इसे विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और कल यानी कि 16 दिसंबर के दिन ये 52nd हो गया, इसका 52nd एनिवर्सरी हो गया। तो to honor the victory of the Indian Armed Forces over Pakistan in the 1971 war, हम ये दिन को यानी कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के फॉर्म में मनाते हैं। द डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन बांग्लादेश एज द बिजोय दिवस। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव नॉन, हम लोग में से सब लोग लगभग जानते होंगे कि ये वार क्या चीज़ थी, कि 1971 में वार क्यों हुआ था। बिकॉज पाकिस्तान जो हमारे वेस्ट में है और बांग्लादेश जो हमारे ईस्ट में है, 1971 से पहले दोनों एक ही कंट्री हुआ करता था। पाकिस्तान इस तरफ होता था, वो पश्चिमी पाकिस्तान उसे कहा जाता था, और इस तरफ पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान। लेकिन पॉलिटिकली वो एक ही कंट्री थे। तो 1971 में क्या होता है कि पाकिस्तान का जो आर्मी है वो डायरेक्ट बांग्लादेश में जेनोसाइड शुरू कर देता है। जब जो गवर्नमेंट होता है ना, वो निर्दोष लोगों को एक लाइन में खड़ा करके मारने लगे अलग अलग तरीक़ों से, उनके ऊपर जुल्म ढाने लगे, तो इसे जेनोसाइड कहा जाता है। और ये पाकिस्तानी मिलिट्री कर रही थी 1971 में बांग्लादेश में। इंडिया ने बहुत कोशिश किया कि वो उससे दूर रहे, लेकिन जब यहाँ जेनोसाइड शुरू हुआ तो जो भी बंगाली लोग थे वो इंडिया में आने लगे। तो इंडिया में जो पॉपुलेशन का इतना बड़ा इन्फ्लक्स हुआ तो इंडिया को इसमें बीच में कूदना पड़ा, और कूदने का मौका भी पाकिस्तान ने ही दिया। बिकॉज पाकिस्तान ने क्या किया कि दिसंबर 3 1971 के दिन भारत के भीतर भारत के 11 इंडियन एयर बेसेस पर उसने हमला कर दिया, बॉम्ब गिरा दिया। जिससे रिलेटेड एक मूवी भी हाल में आई थी, अजय देवगन उसमें स्टार कास्ट थे। सो उसके बाद क्या होता है कि इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, कॉन्टेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था इंडिया आर्मी चीफ श्याम मानेकशॉ को कि इनिशिएट अ फुल स्केल वार अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के खिलाफ पूरा गजब का वार होता है और फाइनली इंडिया उसमें जीतता है। मात्र 13 दिन में इंडिया ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिए थे, और ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा फैक्ट है। बिकॉज पाकिस्तान के साथ दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी और भारत के भी साथ रशिया था। नॉट ओनली वन द वार बट ऑल्सो डिवाइडेड द पाकिस्तान इनटू 2 कंट्रीज। पाकिस्तान को 2 कंट्रीज में बांट दिया। जो वेस्ट वाला पाकिस्तान था वो आज पाकिस्तान कहलाता है, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो आज बांग्लादेश कहलाता है। एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। इस पिक्चर को पाकिस्तान जब भी देखता है तो बौखला उठता है। वो भी चाहता है कि किसी तरह से कश्मीर को भारत से अलग करके ये बदला लिया जाए। सो दैट इज़ द डे ड्रीम ऑफ पाकिस्तान। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हैं AAK नियाजी, द कमांडर ऑफ पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड, साइनिंग द डॉक्यूमेंटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर वो साइन कर रहे हैं। और ये इंडिया की तरफ से हैं लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, GOC इन सी ऑफ इंडियन ईस्टर्न कमांड।
सुरोजीत सेन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ये यहाँ पर हैं, और भी कुछ लोग हैं यहाँ। सो और देखो पर्दे के पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक RN कॉव हैं, ठीक है, उतने नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा। सो ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, हर तरफ इंडिया के साथ पाकिस्तान का एक फुल फेज्ड वार चल रहा था। रिजल्ट इंडियन विक्ट्री, और कैजुअलिटीज़ एंड लॉसेस, बहुत सारा डाटा आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ विकीपीडिया से लाकर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय। और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, और प्लीज़ इनकरेज अस सो दैट वी कैन डू मोर एंड मोर बेटर।